नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि निफ्टी के जो हिकअप्स हैं वो टेम्परेरी ही हैं, ये लंबे नहीं लगने वाले। इसके लिए हमने कुछ फंडामेंटल्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल्स की, साथ में ही निफ्टी के फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले टेक्निकल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ टेक्निकल चार्ट्स हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि चार्ट्स पे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो पाता है कि हम कहाँ मजबूत हैं, कहाँ कमज़ोर हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट से। बेसिकली ये चार्ट काम में लिया जाता है कि आप इसमें एक रेड कलर के ओ नुमा देखे जा रहे हैं। ओ ओ की लाइन देख रहे हैं, जैसा यहाँ दिखाया गया है। ये ओ है, ये ओ है, ये भी ओ है, ये भी ओ है। तो ये यहाँ पे क्या है कि बेचने वाले हैं। ये ओ है, ये बेसिकली बेचने वाले हैं। और जो ये एक्स आते हैं, अगर इसको मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ये ओ है, ये ओ है, ये ओ है, बेचने वाले हैं। ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे कराया मैंने इसको, तो 1 मिनट के चार्ट पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ पे खरीदारी करने वाले आए हैं। तो मतलब खरीदारी मार्केट में है। अब इसको वापस हम लेके जाएंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक बेसिकली निफ्टी एक ट्रेंडिंग मार्केट है। भारतीय इकोनॉमी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, भारतीय मार्केट बहुत स्ट्रांग है, यहाँ की मोमेंटम स्ट्रांग है। और जीडीपी की जैसे कि बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्पेंडिंग बढ़ाई जा रही है। साथ ही प्राइवेट कंपनियों को भी प्रेरित करा जा रहा है कि वह भी अपना कैपेक्स इन्वॉल्व करें, कंपनियां लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, जॉब दें। इवन जॉब देने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम भी लॉन्च करी है इस बजट में। वो हो गई अलग बात, पर बेसिकली उससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। पर अभी हम बात कर रहे हैं वापस निफ्टी की। तो निफ्टी 50 में देखा जाए तो यहाँ पे खरीदारी लौट रही है। खरीदारी लौटने का रीजन भी था, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत स्ट्रांग है भारतीय मार्केट। तो निफ्टी 50 में आप ये देख रहे हैं, ये वाली लाइन एक सपोर्ट लाइन है। मेरा मानना है अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करेगी, ये वाली जो 22,471 के ऊपर की लाइन है, इसको मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कितने पे पड़ेगी। $22,414 जब ये ब्रेक करेगा ना, तभी इसको हम एक बियरिश पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न मानेंगे कि अभी लॉन्ग टर्म बियरिश और रिवर्सल पैटर्न है, जहाँ पे हमें 3 से 4 महीने का होल्ड मिल सकता है। अभी मार्केट में कुछ ऐसा सीन नहीं है कि हमें वो 3 से 4 महीने का होल्ड मिले। इसी चीज़ की अगर हम बात करें तो इसको सुपर ट्रेंड लाइन कहते हैं। सुपर ट्रेंड लाइन काफ़ी ट्रेंडिंग बिहेवियर को देख के बनाई जाती है। अब ये देखिए, ये लाइन के ऊपर मार्केट जब भी रहा है, तभी इस लाइन ने मार्केट को ब्रेक नहीं करा है। आप साथ ही में देखेंगे कि नीचे एक और चीज आपको इंडिकेट कर रही है, ये PMOX है। ये आपको 4-5 इंडिकेटर को मिला के एक इंडिकेटर बनता है। ये आपको एक ट्रेंड बताता है कि मार्केट ऊपर भी है यहाँ पे, तो भी मार्केट में तेजी ही रहेगी। जैसे आप कहते हैं किसी चीज की RSI ऊपर आ गई, 17 अबव के ऊपर RSI आ गई तो ओवरबॉट हो गया मार्केट। नहीं, ये दिखाता है कि मार्केट ओवरबॉट नहीं है। ये नीचे भी जाएगा, हल्का बहुत चेंज भी लेगा, डाउन भी लेगा, अप भी लेगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस जैसे नीचे गया वापस ऊपर आ रहा है, तो इसी तरीके से ये ऊपर आता जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, फिर इसकी बात करते हैं अडॉप्टिव RSI की। तो अडॉप्टिव RSI आप ये देखिए, अडॉप्टिव RSI का एवरेज जो लाल लाइन आ रही है, ये अडॉप्टिव RSI का एवरेज है। और ये इसके ऊपर जो ब्लू लाइन जा रही है, ये अडॉप्टिव RSI है।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी डेली चार्ट पे काफ़ी बड़ा है। तो आप इसको किसी भी एंगल से इस निफ्टी 50 को या मार्केट को बेयरिश मोड में नहीं गिन सकते हैं। साथ ही मार्केट में एक चीज़ और है, सिंगल मूविंग एवरेज। ये ब्लैक लाइन है जो आपको सिंगल मूविंग एवरेज की लाइन है, ये एक साफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। बीच में मार्केट, ये देखिए यहाँ पे सिंगल मूविंग एवरेज के आसपास था, ये देखिए आप, इसके ऊपर ही चल रहा था तो मार्केट और ऊपर गया था। मार्केट ऐसी कंडीशन करके फिर और ऊपर चलता है। ये सिंगल मूविंग एवरेज, अडॉप्टिव आरएसआई और सुपर ट्रेंड और पीओएमएक्स इंडेक्स इंडिकेटर मिला के निफ्टी 50 को बुलिश ही दिखा रहे हैं। और आज का मार्केट जो बंद हुआ है वह भी मैंने कल ही बता दिया था कि ये बुलिश रहना चाहिए, बुलिश ही रहेगा। कोई छोटे मोटे जियोपॉलिटिक न्यूज से ये भले ही थोड़े समय के लिए, दिन एक सप्ताह के लिए, मैक्सिमम 2 या 3 दिन के लिए ये डाउन जा सकते हैं। अब इसको दूसरे चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको कहा जाता है रैंको चार्ट। सेम निफ्टी 50 को हम रैंको चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो रैंको चार्ट पे भी यही दिखा जा रहा है कि निफ्टी अपना सिंगल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ रहा है। ये देखिए, सिंगल मूविंग एवरेज के पास आया है पर तोड़ा नहीं है। वापिस इसने एक सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रिक बनाया है, अडॉप्टिव आरएसआई को क्रॉस करने को तैयार हो रही है। जो यहाँ पे येलो लाइन है ये वही अडॉप्टिव आरएसआई है, उसमें कलर कुछ और था, यहाँ कलर कुछ और है। ये वाइट कलर की लाइन इसको जैसे ही क्रॉस करेगी इसमें बुलिश क्रॉस ओवर आ जाएगा और ये फिर एक बड़े मूव की तरफ जाएगा, जो भी हो सकता है। जो 25,000 की तरफ से हम लौट के आए हैं, 24,075, 25,000 में 25 कम, वहाँ पे उसको भी हम क्रॉस कर जाएं। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ये ब्रिक्स बनने में टाइम लगता है, थोड़ा नीचे आता है फिर बनता है, फिर आता है फिर बनता है, इस तरीके से। और काफ़ी समय से आप देखते आएंगे तो ये 24,530 के ऊपर अगर ये ब्रिक निकाल जाएगा, फिर आपको बता रहा हूँ 24,530 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल सपोर्ट है। उसके बाद निफ्टी अपने बुलिश, कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा और ये अपनी सुपर ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे तो सुपर ट्रेंड लाइन दिखाई है। इसी को अपन बात कर लेते हैं, रैंको चार्ट में देख लिया, इसी को हम दोबारा बात कर लेते हैं अपने OHCL चार्ट में, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट जिसे भी आप कहते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में आप देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट में निफ्टी ने अभी अपने वापस सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। ग्रीन लाइन वापस यही इंडिकेट कर रही है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो रैंको चार्ट पे देखते हैं। और डेली बेसिस के मूवमेंट हमें जो ट्रैक करने होते हैं, जो लंबे मूवमेंट नहीं होते हैं या फिर उनको देखा जाता है, उनको हम देखते हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट या OHCL चार्ट जिन्हें कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर थी, फिर नीचे आई, ये 3-4 कैंडलस्टिक बनी है। वो मार्केट की छोटी मोटी न्यूज से, पर देखो करेक्शन होते ही वापस म्यूचुअल फंड, रिटेलर्स ने अपना लमसम पैसा डाला है, सब मार्केट को वापस एक करेक्टिव जोन से वापस लेके जा रहे हैं ऊपर। तो सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। साथ ही ये अडॉप्टिव आरएसआई, इसमें भी जो ओवर क्रॉस करी थी, ये वापस इसको क्रॉस करने को तैयार है। हो सकता है कि अगले सप्ताह ये आरएसआई इसको क्रॉस करके निकल जाए। मंथ एंड की क्लोजिंग निफ्टी 50 की वापस 25,000 के पास होती है, उससे ऊपर होती नजर आए। ये तो हमारा निफ्टी 50 पे डिस्कशन। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के फंडामेंटल्स पे वापस, जैसे कि हमने कल बात करा था। निफ्टी 50 फंडामेंटल्स की बात करें, 24,368 का क्लोजिंग है। फिफ्टी 52 वीक हाई 25,078 का है। 52 वीक लो 18,838 रुपए का है। पी वही 22.4 की है जो कल भी डिस्कस करा था। और CAGR अगर 1 साल का चेक करते हैं तो 24% का है, 5 साल का 17% का है।
CAGR 10 साल का 12.3% का है। आप मैंने फिर भी बताया था, ये देखिए आप इसकी ग्रोथ देखिए, ग्रोथ तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है और ये ग्रोथ रहेगा। डाउ थ्योरी जो कहती है, जो एक कहता है जब भी कोई मार्केट अपनी तेजी की न्यूज में आता है तो वो हमेशा 5 वेव्स तेजी की निकालता है। तो हमारी तो अभी तेजी स्टार्ट ही हुई है, 1 साल हुआ है उसको, अगर तेजी के ढंग से बात करें, क्योंकि फंडामेंटल्स प्लेस में आ रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा इन्फ्यूज करा है बजट के थ्रू अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने हाईवे पे, अभी कंपनियों पे, अभी चिप बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए गवर्नमेंट PLI पे बहुत इन्वेस्टमेंट डाल रही है। इवन एक एम्प्लॉय को नौकरी देने के लिए भी PLI इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रही है कि कंपनियां वो सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट यहाँ स्थापित करें। टाटा है, CG पावर है, टाटा एलेक्सी है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो इसमें चिप बनाने पे, HCL टेक्नोलॉजी है जो ये काम कर रही हैं ऑलरेडी, और ये PLI स्कीम का लाभ उठाना चाहती है। पर हमें बाहर से टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इसमें स्पेंडिंग बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट का मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है दुनिया की। तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए गवर्नमेंट भी पैसा इन्फ्यूज कर रही है। आपको मैं फिर चार्ट पे ले आऊं जहां से कल दिखाया था। ये देखिए 200 DMA, ये ब्लैक लाइन 200 DMA की है, येलो लाइन 50 DMA की है, और ये ट्रेंडिंग लाइन है जो ब्लू लाइन है। ये दिखा रही है कि ये मार्केट में मैक्सिमम टाइम पिछले 1 साल में इसने येलो लाइन को बहुत रेयरली ही तोड़ा है, किन्हीं रेयर सिचुएशन में ही तोड़ा है। अगर इसको बात करें तो ये मार्केट इतना कमजोर मार्केट नहीं है कि ये वापस 200 DMA के नीचे आ पाए। बात कर लेते हैं वन डे रिटर्न में आज किस किस के रिटर्न ज़्यादा अच्छे रहे हैं। निफ्टी 50 में आयशर मोटर आज का परफॉर्मर रहा है। आयशर मोटर ने आज 5.59% से ग्रोथ दी है अपने भाव पे। कुल मिला के ये आज इसका जो भाव क्लोज हुआ 4832.85 पे हुआ है। इसके 6 मंथ के रिटर्न चेक करेंगे तो 19.16 है, और 3 महीने के रिटर्न चेक करेंगे तो 1.74 है। इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, आज रिजल्ट का भी असर रहा है। RSI की बात करते हैं तो डेली RSI पे 32 की है, और MCAD सिग्नल जो प्रीवियस डे का रहा है 21.48 है, जो कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर के रूप में ही मानिए कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर ये बढ़ने के क्रम में इतना स्टार्ट है। एवरेज वॉल्यूम 1 वीक का 9,19,761 का है। इसी तरीके से इसकी P 31.55 की है। ONGC की हमने कल बात करी थी। ONGC वर्थ इन्वेस्टिंग है, 9.09, इतनी सस्ती PSU कंपनी है जिसकी बहुत सस्ती PE पे उपलब्ध है, 332.60 का है। अगर इस पे सोच के, क्योंकि तेल को मार्केट को जैसे भी कोई पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यू या कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले तेल के प्राइस बढ़ते हैं और उस अकॉर्डिंग इसका मार्केट चलता है। पर इसकी PE बहुत सस्ती है, और रिटर्न भी आप देखेंगे तो 3 महीने में 19.41, 6 महीने में 20.61 के रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस देखने में मैंने कल भी कहा था कि इसकी प्राइस, इसको आपको भले ही बड़े दिख रहे हैं 2,956 रुपये 30 पैसे के, पर इसकी PE देखेंगे तो आप, मैंने फिर कहता हूँ PE 22.4 की है निफ्टी की, इसकी PE 14.76 की है, तो ये अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तीन महीने के रिटर्न चेक करेंगे 22.52 के हैं। वन डे रिटर्न चेक करेंगे 2.93 के हैं परसेंट में,
और 6 महीने के 23.5 में, क्योंकि अंडर वैल्यू स्टॉक है, लोग अपने पोर्टफोलियो को इसको बना रहे हैं, ओएनजीसी भी पोर्टफोलियो में ले रहे हैं। तो पोर्टफोलियो मेकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं जिनकी पी पोर्टफोलियो मेकिंग स्टॉक की बात करते हैं तो जिनकी पी सस्ती होती है वह पोर्टफोलियो में लिए जाने चाहिए। और निफ्टी 50 में जो स्टॉक है वो लार्ज कैप स्टॉक है, उनमें तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। हमने कल भी बात करी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आप ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 824 रुपये 20 पैसे, पी 10.07। आप ये देखिए ना, ओएनजीसी से कितनी सी ज़्यादा पी है, जबकि देश की तिजोरी है, सबसे ज़्यादा पैसा देश का होल्ड करके चलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ये दो देश की महत्वपूर्ण तिजोरियां हैं, पर इसकी आप पी देखिए 10.07 में। तो मोस्ट इन्वेस्टिंग स्टॉक है फ्यूचर के हिसाब से। अगर आप पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो आप इसे पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। इसके 3 महीने के रिटर्न अगर आप चेक करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो -1.14% के रिटर्न इसने दिए हैं। और 6 महीने के रिटर्न चेक करेंगे तो ये 11.42 में दिए हैं। ये कंसोलिडेशन कर रहा है अपने स्टॉक पे। अब मेरे हिसाब से इसका ये टाइम पूरा हो गया है और शायद 900 प्लस 975 के आसपास इसके टारगेट आ सकते हैं, जो मैंने चार्ट में चेक करे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, और कल हमने फिर बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में इतना डिस्कशन करा था। रिलायंस इंडस्ट्री को देखिए, क्योंकि इन्हीं के चलने से मार्केट में बड़े मूव आते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, ये ऐसे स्टॉक हैं, अगर ये मूव नहीं करेंगे निफ्टी 50 के तो बड़े मूव पॉसिबल नहीं है। आईसीआईसी बैंक, इनका वेटेज निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टॉक मूव करेंगे। रिलायंस वैसे अभी भी मुझे बहुत सस्ता लगता है, क्योंकि रिलायंस के वही श्रीराम फाइनेंस वाली बात है। श्रीराम फाइनेंस तो वैसे भी सस्ता है, पर रिलायंस इंडस्ट्री की पी 29.05 की है। इसमें अभी काफ़ी कुछ बिजनेस ऐसा है जिसको अभी तक हटाया दिखाया नहीं है, लोगों ने पहचाना नहीं है। जैसे इनका ऑनलाइन बिजनेस है एजियो के नाम से, ई कॉमर्स का बिजनेस है एजियो, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। एजियो के नाम से इनका खुद का है। रिलायंस के ट्रेंड के शोरूम है जो रिटेल बिजनेस भी करता है। इसके बाद रिलायंस फ्रेश है, ट्रेंड टाटा का है। ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, रिलायंस ट्रेंड। जियो है, जियो फाइनेंस अलग हो चुका है, जियो टेलीकॉम की बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम है, इसके अलावा इनका कुछ एक रिलायंस लॉजिस्टिक भी आर लॉजिस्टिक के नाम से आता है। ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस इसमें इंक्लूड हैं। तो इसकी पी तो काफ़ी सब, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मार्केट कैप सबसे बड़ा है, तो इसकी पी अगर नहीं होगी तो किसकी पी होगी बड़ी। फिर भी अगर बात करें इंडस्ट्री की पी मीडियन से निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के मीडियन ही 30.62 का है, उससे तो सस्ती है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको चलना ही चलना चाहिए। अब आपको पी वाइज दिखा देते हैं इसमें कौन से महंगे स्टॉक है। टाटा स्टील मुझे महंगा लगता है, मुझे महंगा लगता है। अपोलो हॉस्पिटल, हाँ महंगा है, 105.56 की पी है, महंगा है। कभी गिरेंगे तो गिरेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, पी भले ही इनकी महंगी है पर इनके पास मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का कवर अप केवल 5% से 8% का ही है। अगर इंश्योरेंस अभी भी जितने लोगों के पास है लाइफ इंश्योरेंस, लगभग सभी लोगों ने 5 से 8% लोगों के पास ही पूरे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कैरी कर रहे हैं। तो इनके पास तो बहुत बड़ा स्कोप है। मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसमें पूरे 5 से 8% में पूरी कंपनियां सर्वाइव कर रही हैं। तो स्कोप काफ़ी बड़ा है। इंडस्ट्री है पर इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, पर इसकी पी देखेंगे तो आपको ज़्यादा लगेगी, पर सेक्टर में इनके पास संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी में SBI
बोला जाता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पर इसको मानना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये बहुत ही तरीके से काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं आरएसआई की, जो शॉर्ट टर्म मूव आपको दिलवाएंगे, जिनकी आरएसआई ओवरसोल्ड और ओवरबॉट आपको निफ्टी में लगेगी। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ये ओवरसोल्ड टेरिटरी के, अगर निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी में ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा है अभी। 1143 रुपये 65 पैसे का है। पी 13.20 की है, बहुत अट्रैक्टिव पी है खरीदने के। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट ही खराब थे, पी बहुत शानदार भी है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को अगर आप इग्नोर करो, क्योंकि किसी भी कंपनी के एक दो क्वार्टर और खासकर लास्ट क्वार्टर वाला जो रिजल्ट रहता है वो इग्नोर करा जा सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट एक क्वार्टर का खराब आता है तो उसके एक दो क्वार्टर में रिजल्ट सही भी हो जाते हैं। पर इसकी आप प्रॉफिट अर्निंग देखिए, प्रॉफिट अर्निंग कितनी शानदार है, पी रेशो और आरएसआई में ये ओवरसोल्ड स्टॉक है, बहुत ज़्यादा बिक चुका है। तो अगर बैंक निफ्टी में भी तेजी आनी है तो भी एक्सिस को चलना जरूरी है, निफ्टी में भी तेजी आनी है तो भी एक्सिस चलेगा ही चलेगा। इसने अब तेजी कब पकड़नी है वो लोगों को डिसाइड करना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के ही करिए। ये केवल हम एजुकेशन के लिए बना रहे हैं कि आपको कहाँ मालूम होना चाहिए कि आप मार्केट में क्या चल रहा है। आप ये देखिए, इसके 6 महीने के रिटर्न देखिए, 8.25% ही रहे हैं। 3 महीने में 1.61% रिटर्न रहे हैं, क्योंकि अभी क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए थे, उसके बाद ये गिरा था। तो आई होप सेम इंडसइंड बैंक 11.17 की पी है, इसके तो 6 महीने के रिटर्न भी काफ़ी ख़राब रहे हैं, 3 महीने के रिटर्न भी ख़राब रहे हैं। तो अगर इसका एक क्वार्टर का रिटर्न भी सही आ जाता है और ये पकड़ बना लेते हैं, और हिंदुजा ग्रुप के जो अभी काम हुए थे लेबर को लेके, या इन्होंने जो भी अपने अकाउंट में जो इन्होंने इंडियन करेंसी में अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दी थी, जो स्विट्ज़रलैंड में अपने लेबर रखी हुई थी, कुछ ऐसा इशू था। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा वह। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं मार्केट की, हिंदुजा ग्रुप की। तो वैसे मतलब क्रिटिसाइज वैसे भी रहा है, और पर बैंक वाकई में अच्छा बैंक है ये भी। एक्सिस बैंक अच्छा है, इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से आप चेक करें। ये देखिए टाटा स्टील, पी में भी है ये और ओवरसोल्ड भी पड़ा हुआ है। ग्रासिम के रिजल्ट आज आए हैं, 52 करोड़ समथिंग का आज इन्होंने लॉस शो करा है, पर इसकी पी 31.19 की है। ग्रासिम भी एक अच्छी इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा। अभी अडानी और ग्रासिम के बीच में वॉर चल रहा है एक तरीके से, कि मार्केट का किंग कौन होगा। जैसे टेलीकॉम में हुआ था, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और काफ़ी कंपनियां तो ख़त्म ही हो गई जिनका नाम लिया जा सकता है। वैसे ही सीमेंट इंडस्ट्री को लेके चल रहा है, काफ़ी कंपनियां इन्होंने टेक ओवर करी हैं ग्रासिम में, जब अडानी ने टेक ओवर करी हैं। और इसी के तरीके से इनकी पी देखेंगे 31.19 की है। अब इसमें आप चेक करेंगे तो ग्रासिम ने अभी ओपस पेंट भी लॉन्च करा है, तो इसमें भी काफ़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां ग्रासिम की इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कभी निकलेंगी तो उनके वैल्यूएशन अलग डिसाइड होंगे। तो मेरे को यह भी इतनी महंगी नहीं लगती हैं ग्रासिम भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, इनका चलना ज़रूरी है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी में बड़े मूव के लिए इन बड़े वेटेज वाले काउंटर्स का चलना बहुत बड़ा ज़रूरी है। अब आज बात करते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉकों ने 50 में, किन स्टॉकों ने निफ्टी 50 में अपने आज के दिन की सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए और कौन ज़्यादा नेगेटिव रहा। बीपीसीएल आज 1.48% के रिटर्न के साथ नेगेटिव रिटर्न में रहा, जबकि इसका पी 7.42 का है, 333.30 की इसकी करंट मार्केट प्राइस है। सो 6 मंथ की रिटर्न 8.55 है। और आरएसआई इसका मिड में चल रहा है, डेली आरएसआई 54.86 के हिसाब से, और 3 मंथ की रिटर्न इसके 7.78 है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस
आज इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 1.12% के नेगेटिव रिटर्न के साथ में आज ये 702.40 पे बंद हुआ है। इसका पी 92.31 है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, आज इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 1.12% के हिसाब से, और क्लोजिंग प्राइस इसकी रही है 702.40। और इसकी अगर बात करें 3 महीने के रिटर्न की, तो इसने 29.50 के रिटर्न दिए हैं 31.64 के सामने। 6 महीने के रिटर्न है इसके 21.64, और इसकी RSI चल रही है 67.09। अब इसको देखा जाए तो 702 समथिंग है, 67 है। इसको हम बाद में चेक करेंगे किसी और वीडियो में, जो हाई पी वाले निफ्टी 50 के स्टॉक हैं जिनकी हाई पी है और वह बड़े RSI पे चल रहे हैं। आज कोटक महिंद्रा बैंक ने भी रिटर्न नेगेटिव दिए हैं, पर माइनर साइड में ही नेगेटिव थे। 0.19 माइनस में नेगेटिव रहा है। 69.30 पे ये बंद हुआ है। 6 मंथ के रिटर्न इसके 1.74 है। 3 मंथ के रिटर्न इसके 8.89% है, और 1 डे के रिटर्न -0.19 है। RSI 46.70 रही है। इसी तरीके से सन फार्मा, डीवीज लैब, ये भी माइनर नेगेटिव रहे हैं, और ब्रिटेनिया इंडस्ट्री से पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप 5 पॉजिटिव रिटर्न देने वाली कंपनियां जिन्होंने आज टॉप 5 पॉजिटिव रिटर्न दिए। ऑलरेडी डिस्कस हुआ है आइशर मोटर्स, ONGC। आइशर मोटर ने 5.59 के रिटर्न दिए हैं। ONGC ने 3.07 के रिटर्न दिए हैं। श्रीराम फाइनेंस ने 2.93 के रिटर्न दिए हैं आज। टेक महिंद्रा ने 2.74 के रिटर्न दिए हैं। टाटा मोटर्स ने 2.47 के रिटर्न दिए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज 2.44 के रिटर्न दिए हैं। बात कर लेते हैं इसमें भी खरीद वाली कंपनियां। इसमें जो खरीद वाली कंपनियां काफ़ी सही लग रही हैं, ONGC हैं, जो अपने निफ्टी 50 के अगर बात करें तो एवरेज पी 22.50 के, इंडेक्स एवरेज के 22 पॉइंट समथिंग जो आपको दिख रहा है 40 के पी से कम है। ये खरीद का एक कैंडिडेट है। आने वाले टाइम में ये अपनी प्राइसें आप देखेंगे कि इसकी करंट मार्केट प्राइस में भी डबल भी हो सकती है, क्योंकि पी बहुत कम है। श्रीराम फाइनेंस पी इसकी भी कम है। और एक सबसे बड़ी बैट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तिजोरी लगती है, वैसे ही एक ये टाटा मोटर्स, इसको देखिए, इसकी पी 11.59 की है। और इसके अगर रिटर्न की बात करें तो 3 महीने में इसने रिटर्न 0.47 के दिए। ये कंसोलिडेट कर रहा है, काफी टाइम से आपने देखा होगा, मूवमेंट नहीं कर रहा। और 6 महीने के रिटर्न 13.85 के रहे हैं इसके। MCAD सिग्नल इसका पॉजिटिव ही चल रहा है, 26.53 का है, और RSI मिड में है 49.61। जैसे इसका RSI 55 समथिंग पे क्रॉस करेगी, ये एक अपना तेजी का मूवमेंट बनाना स्टार्ट करेगा, और तेजी का। और अगर 1 से 3 साल के लिए आप सोचते हैं तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नो डाउट 10.7 की पीई पे है। आज इसने 2% के रिटर्न भी दिए हैं। हमारा इसका पे बुलिश व्यू पहले से ही रहा है, इसको आप कंसीडर करके चल सकते हैं इन्वेस्टमेंट पिक के हिसाब से। और एक HDFC बैंक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि कोल इंडिया ये भी एक अच्छा स्टॉक है। 8.93 की पी है इसकी। आज 1.04 से रिटर्न भी दिए इसने। 6 महीने में 16.13% के रिटर्न है। 3 महीने में 17.89 के रिटर्न है। ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन का शेयर है निफ्टी 50 का।
ICICI बैंक आप देखिए, इससे भी इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, 18.21 की पीई पे है। एक दिन का रिटर्न 0.63% का है। 6 महीने का रिटर्न 15.92% है। 3 महीने का रिटर्न 4.88 है। HDFC बैंक, इसका ही डिस्कशन था कि ये कब चलेगा। 3,000 करोड़ के इसमें MCI इंडेक्स के वेटेज के एडजस्टमेंट भी हो चुके हैं। जब इसको बात कर रहे थे HDFC बैंक की, HDFC बैंक में आज जो रिटर्न दिए हैं 0.41 के हैं। 17.57 में 17.57 इसका 6 महीने का रिटर्न आया है। और अगर एक दिन की बात करें तो 0.41 के रिटर्न है। और 3 महीने में रिटर्न की बात करें तो 14.76 के रिटर्न है। पी 18.44 है, काफ़ी कम पी है, पर SBI का पी इससे भी कम है। दोनों ही बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर का, एक SBI और एक HDFC प्राइवेट सेक्टर का, SBI गवर्नमेंट सेक्टर का, दोनों ही देश की तिजोरी है। अगर कोई भी एक बैंक अगर अपने को रिजल्ट ज़्यादा ही खराब आते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पे वो हमारा यही माना जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जहां इनके NPA बढ़ते हैं। क्योंकि ये दोनों बैंक इतने बड़े साइज के हैं कि इनके NPA बहुत छोटे ही रहते हैं। तो अगर कभी लगाना है कि जैसे अभी US में अफवाह चल रही थी कि वहाँ पे रिसेशन आने वाला है, ये आने वाला है, तो कैसे डिसाइड करा जाता है? वहाँ की बैंकिंग को देख के। अगर वहाँ के बैंक डूबने लगते हैं तो ये माना जाता है कि लोन्स डूब रहे हैं, कंपनियां के प्रदर्शन खराब है, कंपनियां पैसा चुका नहीं पा रही हैं। लेबर मार्केट की, जब कंपनियां की खराब स्थिति होगी, लेबर मार्केट की स्थिति खराब होगी, लेबर मार्केट की स्थिति खराब होगी, मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो वो मंदी की तरफ जाएगा और जॉब्स भी नहीं होंगी। जब कंपनियों में या फैक्ट्रियों में स्थितियां खराब होगी, प्रोडक्शन डिले होंगे या प्रोडक्शन नहीं होंगे, कंपनियां बंद होंगी, लोन चुकाने में बैंकों को कंपनियां असमर्थ रह जाएंगी, फैक्ट्रियां, तो वही एक इंडिकेशन होता है कि मंदी की ओर जा रहा है। तो ऐसा कोई इंडिकेशन हमारे यहाँ पे अभी तक आया नहीं है इन बड़े बैंकों के सामने। ठीक है, वापस हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे। एक बार इसके 4-5 दिन का व्यू देख लेते हैं निफ्टी 50 का। 60 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे कि 60 मिनट के चार्ट पे आप अगर व्यू चेक करेंगे तो जो सुपर ट्रेंड ऊपर नेगेटिव हुआ था यहाँ पे 4-5 दिनों से, वो पॉजिटिव हो चुका है। आप ये देखिए, सुपर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव वे में आ चुका है। सिंगल मूविंग एवरेज वाली लाइन भी पॉजिटिव हो गई है। जो हमको पॉइंट एंड फिगर चार्ट पहले ही बता रहा है वो इसमें 60 मिनट पे दिख रहा है। साथ ही अडॉप्टिव RSI की बात करें तो यहाँ पे ये वाइट लाइन है, ये इसने अपने एवरेज को क्रॉस ओवर कर लिया है। यहाँ से आप 60 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी का मोटा मोटा यह है कि निफ्टी अपने पॉजिटिव जोन में पहुंच चुका है। अब पॉजिटिव से स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब मैं आपको उसका स्ट्रॉन्ग बुलिश वाला व्यू भी दिखा देता हूँ पॉइंट एंड फिगर वाले चार्ट में। स्ट्रॉन्ग बुलिश पॉइंट एंड फिगर वाले चार्ट में ये तब होगा जब 24,893 वाला लेवल से ऊपर ये जाके क्रॉस हो। 24,893 उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। उसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। आपको एक लाइन और दिखा देता हूं कहाँ होगा, सपोर्ट लाइन और दिखा देता हूं। मोटा मोटा 25,080, इसके बाद ये अपने नए मूव स्टार्ट करेगा। पर 24,893 के बाद
ये रुकने वाला नहीं है। 24,645 के बाद ये अपने स्ट्रॉन्ग मूव देगा, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है खरीद। इसको भी हम 60 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 60 मिनट के चार्ट पे देखेंगे आप, सुपर ट्रेंड वाली लाइन के ऊपर ट्रेंड कर रहा है मार्केट। ये ब्लैक लाइन है, सिंगल मूविंग एवरेज की लाइन है, वापस वहीं पे है। खरीदारी इसमें लौटी हुई है। आप चेक करेंगे तो ये इसने ओ को क्रॉस कर लिया है। 60 मिनट के चार्ट पे एक्स ज़्यादा आ गए हैं। एक्स का मतलब होता है परचेजिंग, खरीदार। ओ का मतलब होता है सेलर, बेचने वाले। तो निफ्टी यहाँ पॉजिटिव हो चुका है। और आप अडॉप्टिव आरएसआई को चेक करेंगे। अडॉप्टिव आरएसआई का एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। ये ब्लू लाइन है, ये अडॉप्टिव आरएसआई की है और ये उसके एवरेज की लाइन है। तो यहाँ पे भी ये बुलिश क्रॉसओवर ही दिखा रहा है। और पीओएमएक्स इंडिकेटर ये इसका पॉजिटिव मूवमेंट ही दिखा रहा था जब ये 25,000 के आसपास भी टच कर चुका था। जब पीओएमएक्स इंडिकेटर इसका नेगेटिव मूवमेंट दिखाने लगेगा तब हमको सोचना पड़ेगा ये अपना सुपर ट्रेंड, अपना ट्रेंड चेंज करेगा, बड़े लेवल के नीचे सुपर ट्रेंड के नीचे अपना फॉल करने लगेगा, तभी हम इसको मानेंगे कि ये बियरिश मार्केट मंदी में जा चुका है। अभी मंदी की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। 60 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं अभी क्या आपको लेवल्स मिल सकते हैं। चौबीस हजार 461.95 के एक लेवल आपको अभी मिल सकता है जो अगला इसका सपोर्ट सिस्टम है। अगर ये 24,461 24,461 का अगर इसने अगर सपोर्ट 24,461 का अगर इसने सपोर्ट निकाल लिया और उसके ऊपर ट्रेंड करने लगा तो फिर ये 24,707 और 707 को इसने निकाल लिया तो फिर 25,000 के ऊपर जाके ये अपना नया रिकॉर्ड बनाएगा। रैंको चार्ट को भी देख लेते हैं 60 मिनट्स के टाइम पे। आप रैंको चार्ट में देखेंगे तो ये ऑलरेडी ही ये पॉजिटिव मूवमेंट पे है। सिंगल मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है ये सिंगल मूविंग एवरेज दिखा रही है कि ये ऊपर चल रहा है। अडॉप्टिव आरएसआई की बात कर लेते हैं। अडॉप्टिव आरएसआई इसमें क्योंकि ये ब्रिक्स में काम करता है चार्ट तो ये तो दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव है, पर इसमें बुलिशनेस, जो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पे बुलिशनेस आएगी और ये कब सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा, तो ये जब इसकी वाइट लाइन है, एवरेज लाइन है, इसकी येलो एवरेज लाइन को क्रॉस ओवर बना लेगी। शायद ये अगले वीक में, कल के मार्केट में या परसों के मार्केट में, मतलब मंडे या मंडे और बस नेक्स्ट वीक में ये बना सकती है, कोई जियो पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं रही तो ओवरऑल मोटा मोटा बात करें तो मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ है। शॉर्ट्स करने वाले बच के रहें। इस मार्केट में शॉर्ट्स करेंगे जो फंसेंगे। आपको शॉर्ट से बचना है। अभी एफआईआई ने अभी बीच में शॉर्ट्स दबाए हैं तो अब उनको देखने को मिलेगा कि रिटेल का पार्टिसिपेशन वापस आ गया है। म्यूचुअल फंड ने वापस लॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि पैसा आ गया है तो उन्हें डालना ही पड़ेगा। तो ये सारे शॉर्ट्स कटेंगे और एफआईआई का फ़ायदा म्यूचुअल फंड को मिलेगा अगर, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स करे हैं तो अब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी और हो सकता है इसी महीने 25,000 प्लस के जो टारगेट की हम बात कर रहे हैं 25,500 प्लस, वो आपको देखने को मिले। चलो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। साथ ही में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें अपना क्वेरी डाल सकते हैं। हमारे सपोर्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर SMS करें 9828998289। यहाँ पे हम आपको आपके जिन नंबरों से हमें ज़्यादा
किसी स्टॉक के बारे में इंक्वायरी प्राप्त होगी, हम उस स्टॉक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि उनके फंडामेंटल्स की जांच करनी चाहिए या उनको टेक्निकल सपोर्ट चेक करना चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।